बात करते हैं पार्टीशन पे। और पार्टीशन का जो कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी के अंदर है, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है या वो कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ से हम पार्टीशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ले सकते हैं या पार्टीशन की इस कॉन्सेप्ट को उस सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन ये है कि अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि ए, बी और सी, ए बी सी तीन भाई हैं और इन तीनों का एक मुश्तरका एक प्लॉट है या एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड। और ये पीस ऑफ लैंड जो है वो इन तीनों में हमने डिवाइड करना है। और इस डिवीज़न के लिए इस लैंड के कुछ पीसेस किए गए और अब हमने इनमें से हर पीस जो है वो इन तीनों को असाइन करना है। तो ये असाइनमेंट हम कैसे पूरा करते हैं, इसके लिए हम कुछ सिचुएशंस लेते हैं। तो इस पीस ऑफ लैंड को इन तीनों के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो उसको हमने तीन तरह से यहाँ पे लिखा है। या हम ये सोच सकते हैं कि तीन अफराद ने इसकी तकसीम की है। पहले या तीन तरीक़ों से इसकी तकसीम हुई हुई है। तो पहली किस्म की जो तकसीम है उसमें ए के हिस्से में जो फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड है, एट्थ है और नाइन्थ, इनमें जो पोर्शंस हैं वो ए को मिले हैं। और बी को जो पोर्शंस मिले हैं वो है सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सी को जो पोर्शंस मिले हैं फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड नाइन्थ। इसी तरह ये एक तकसीम हुई हुई है। इसी तरह इस एक दूसरी किस्म की तकसीम ये भी है कि इसमें ए को जो पोर्शंस मिले हैं वो 1, 3 एंड 5, बी को 2 एंड 6, सी को 4, 7 एंड 8। और तीसरी भी एक किस्म की तकसीम हुई है जिसमें ए को 2, 4 और 9, बी को 5, 6 और सी को 1, 3, 7, 8। तो यहाँ पे इस किस्म की जो है वो तकसीमात हुई हुई हैं इन तीनों के दरमियान इस लैंड की। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या इश्यूज़ हैं या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ पे जिस पे बात की जा सकती है या जिससे ये कोई हमें लिंक मिल सकता है कि हम ये देखें कि इनमें से कौन सी तकसीम जो है वो नॉर्मली हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है और कौन सी तकसीम जो है हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर हम पहली की बात करें तो उसमें हमें एक फ्लॉ इसके अंदर हमें नज़र आएगा, एक मिस्टेक हमें नज़र आएगी। और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ जो सेकंड नंबर का पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है वो असाइन किया गया है ए को और वही पोर्शन असाइन किया गया है बी को। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई तकसीम जो है वो कोई एक्सेप्ट करता है या किसी के लिए भी ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। इसलिए कि अगर सेकंड जो पोर्शन है या 2 नंबर का जो पोर्शन है अगर वो ए को दिया गया है तो फिर वो बी को नहीं दिया जा सकता। ये एक अंडरस्टैंडिंग है और एक कॉमन सेंस की भी बात है। तो ये बिल्कुल ये चीज़ वाज़ेह है। इसी तरह अगर नाइन्थ जो पोजीशन है या सॉरी नाइन्थ पोजीशन पे जो पोर्शन है, अगर वो ए को दिया गया है तो फिर उसको सी को नहीं दिया जा सकता, या अगर वो पोर्शन सी को दिया गया है तो फिर ए को नहीं दिया जा सकता। तो ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस भी है और पार्टीशनिंग के लिए हम कह सकते हैं कि एक बेसिक प्रिंसिपल भी है। और यही सिचुएशन टू के लिए, टू के साथ भी है कि टू को एक यानी टू का जो पोर्शन था, सेकंड नंबर का जो पोर्शन था वो ए को भी दिया गया है और सेकंड नंबर का पोर्शन वो बी को भी दिया गया है। तो ये चीज़ जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। तो इसको भी किसी भी तरह दुरुस्त तकसीम नहीं कहा जा सकता। इसी तरह सेकंड अगर हम सिचुएशन पे आएँ तो ये भी एक तरह की तकसीम है जिसमें ए को जो है वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोर्शंस दिए गए हैं, बी को सेकंड एंड सिक्स्थ पोर्शंस दिए गए हैं, सी को फोर्थ, सेवन्थ और एट्थ पोर्शंस दिए गए हैं। तो इस तकसीम के अंदर भी हमें एक गलती बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आती है जिसकी वजह से इस तरह की तकसीम भी एक्सेप्टेबल किसी के लिए भी नहीं होती है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक पोर्शन जो है वो इन तीनों में से किसी को असाइन नहीं किया गया, क्योंकि ये पहले ये बात तय थी कि इस पूरे लैंड को हमने इन तीनों में तकसीम करना है। अगर इस पूरे लैंड को इन तीनों में तकसीम करना था तो फिर एक इनमें से कोई एक पोर्शन ऐसा ना हो जो कि इन तीनों में से किसी को असाइंड
नहीं हुआ है। तो यहाँ जो सेकंड केस है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये जो नाइन्थ पोर्शन है, तो यानी नाइन्थ पोजीशन पे जो पोर्शन है वो इन तीनों में से किसी को असाइन नहीं किया गया। तो ये भी एक सही तकसीम नहीं कहला सकती, क्योंकि इसमें नाइन जो पोर्शन है, नाइन्थ नंबर पे जो पोर्शन है उसके बारे में डिसाइड नहीं किया गया है कि वो इन तीनों में से किसके हिस्से में जाएगी। तो इसको भी एक हम नामुकम्मल तकसीम कह सकते हैं, या एक नाक़िस इसको हम तकसीम कह सकते हैं, और ये भी किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसी तरह जो तीसरी सिचुएशन है वो अगर हम देखें तो इसमें ए को सेकंड, फोर्थ और नाइन्थ नंबर के जो पोर्शंस है वो दिए गए, बी को फिफ्थ और सिक्स नंबर सीरियल वाले, और सी को वन, थर्ड, सेवन्थ और एट सीरियल वाले पोर्शंस दिए गए हैं। तो ये जो तीसरी किस्म की जो तकसीम है ये किसी हद तक जो है बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो इसमें वो दोनों फ्लॉस जो इन दोनों के अंदर थे, या वो दो गलतियां जो पहले और दूसरे किस्म की तकसीमात में थी, वो तीसरे किस्म की तकसीम में हमें नज़र नहीं आ रही। यानी पहली किस्म की तकसीम में क्या मसला था कि एक ही पोर्शन को एक से ज़्यादा लोगों को अलॉट किया गया था, जैसे कि 2 जो है वो ए को भी अलॉट किया गया था और 2 बी को भी अलॉट किया गया था, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह सेकंड जो तकसीम थी इसके अंदर भी एक गलती थी या एक खामी थी, और वो ये थी कि इनमें से कुछ पोर्शंस ऐसे थे जिनको अनअसाइंड रखा गया था, यानी वो किसी को, इन तीनों में से किसी को अलॉट नहीं हुए थे। लेकिन थर्ड के अंदर देखें तो ये दो तरह की खामियां जो है वो इस थर्ड किस्म की तकसीम में नहीं हैं, क्योंकि थर्ड में जो है वो कोई एक पोर्शन जो है वो इनमें से एक से ज़्यादा लोगों को असाइन नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि जितने पोर्शंस इस पीस ऑफ लैंड के थे वो सारे के सारे पोर्शंस इनमें से किसी न किसी को एलोकेट किया गया है। तो सारे के सारे पोर्शंस एलोकेट हो चुके हैं इनमें से किसी न किसी के फेवर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो गलतियां थी मेन, फर्स्ट और सेकंड में, वो थर्ड में नहीं है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता है कि जब भी हमने किसी भी यहाँ पर हम कलेक्शन तो चूँकि नहीं कह सकते, ये चूँकि एक पीस ऑफ लैंड है, तो लेकिन ये है कि जहाँ कहीं पे भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हों, ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन हो, और इसको हमने ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन इस सेंस में कहा है कि इसके अगर हम पोर्शंस बनाएं तो इसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनको हम एक कलेक्शन कह सकते हैं। तो हम अगर जनरली बात करें तो ये है कि अगर हमारे पास कुछ कलेक्शन हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है अगर हमारे पास है, और उस कलेक्शन को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ लोगों में, यानी एक से ज़्यादा लोगों के दरमियान, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स में से दो मेन प्रिंसिपल्स वही हैं जिनकी वायलेशन फर्स्ट में और सेकंड में हुई है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें यह है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल कि एक ही पोर्शन एक से ज़ायद लोगों को एलोकेट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह दूसरी चीज़, किसी भी एक पोर्शन को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अनअसाइंड नहीं रखा जा सकता। तो मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें जो है इस तरह की पार्टीशनिंग में या इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहला ये कि यहाँ पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेट्स की बात करें तो हमने ये कहा था कि कोई एक पोर्शन जो है वो एक से ज़ायद लोगों के हिस्से में नहीं जानी चाहिए। अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ए बी सी हैं इनके दरमियान कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तो बिल्कुल वही बात है कि जो पोर्शन ए को अलॉट किया गया है वो पोर्शन बी को अलॉट नहीं होना चाहिए और सी को भी अलॉट नहीं होना चाहिए। इसी तरह फिर जो पोर्शंस बी को अलॉट हुए हैं वो ए और सी को अलॉट नहीं हो सकते हैं। इसी तरह जो पोर्शंस फिर सी को अलॉट हुए वो फिर ए और बी को अलॉट नहीं किए जा सकते। तो इस चीज़ को मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि जितने भी, यानी हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना हो उनमें से हर पार्ट जो है वो हर एक पार्ट दूसरे के साथ डिसजॉइंट होना चाहिए।
तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ए आई एंड इंटरसेक्शन बी आई इक्वल टू एम्प्टी होना चाहिए। ए आई बी आई का मतलब ये है कि इस यानी जितने भी सेट्स में हमने इस कलेक्शन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनमें से कोई एक सेट दूसरे सेट के साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रखता हो। और दूसरी चीज़ जो सेकंड में जो एक फ्लॉ था, या जिसकी बुनियाद पर हमने कहा था कि इसके अंदर ये फ्लॉ है, वो भी एक रूल अब हम कह सकते हैं कि इसमें से ये जो टोटल कलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट भी जो है वो अनअसाइंड नहीं रहना चाहिए। जबकि हम यहाँ देख सकते हैं कि 9 जो पोर्शन है वो इन तीनों में से किसी को असाइन नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स असाइन हुए हैं, जब हम उनको कलेक्ट करें तो वो उस कलेक्शन के इक्वल होना चाहिए। यानी जब हम, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रीयूनियन करना चाहें तो उसको हम लिखते हैं यूनियन ऑफ ए आई मस्ट बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि उन ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये दो बातें जो हैं नॉर्मल हमारी डेली लाइफ के अंदर जब भी इस तरह की पार्टीशनिंग होती है या जब भी ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक से ज़्यादा पार्ट्स में, तो उस वक्त जो है वो इन दो प्रिंसिपल्स का ख्याल रखा जाता है। और इन दोनों में से अगर एक की भी वायलेशन हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर नहीं कहा जा सकता या उस पार्टीशनिंग को फेयर नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अब हम लेके जा रहे हैं सेट्स के अंदर। और वैसे भी यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि इन टर्म्स ऑफ सेट्स जो है हम किसी सेट की पार्टीशनिंग का क्या मतलब लेते हैं। तो यहाँ हम इसको हम एक सेट कंसीडर कर सकते हैं, इस चीज़ को हम एक सेट कंसीडर कर सकते हैं एक्स, यानी एक्स हमारे पास ये सेट था और इसकी हमने पार्टीशनिंग की है। और पार्टीशनिंग में फर्स्ट जो है इसको हम पार्टीशन नहीं मानेंगे, सेकंड को भी पार्टीशन नहीं मानते, तो थर्ड जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम पार्टीशन कह सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी बात की कि इसको क्यों कह सकते हैं और इन दोनों को क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों के अंदर इन रूल्स की या इन लॉज की वायलेशंस थी जो कि थर्ड के अंदर इन दोनों में से किसी एक की भी वायलेशन नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक किस्म की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है या फेयर पार्टीशनिंग है। तो एग्जैक्ट यही चीज़ सेट थ्योरी के अंदर भी हम कहते हैं कि अगर x हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 to 9 कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, और इस सेट की पार्टीशनिंग का मतलब इस सेट के ऐसे सबसेट्स बना देना कि जिनके अंदर ये दो चीज़ें हों, कि सबसे पहले कि वो तमाम सेट्स आपस में डिसजॉइंट हों, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी ए का बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ए और सी के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, बी और सी के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। इसी तरह दूसरी चीज़ कि अगर हम यूनियन लेते हैं उन तमाम सबसेट्स का, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में आना चाहिए। और ये चीज़ हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इन तीनों का जो यूनियन होगा वो एग्जैक्ट एक्स के बराबर है। यानी ए का हम यूनियन ले लें बी के साथ और इसका यूनियन ले लें सी के साथ, तो ये एग्जैक्ट एक्स के बराबर आ रहा है। तो ये इसकी एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि अगर हमारे पास एक सेट है उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस सेट की पार्टीशनिंग का मतलब उस सेट के कुछ ऐसे सबसेट्स बना देना कि जिनमें से हर सबसेट दूसरे के साथ डिसजॉइंट हो और उन सबसेट्स का जो यूनियन हो वो दोबारा उस यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो। अब हम आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कुछ इस तरह है: Let X be a non-empty set, then a partition P of X is basically a collection of the subsets AI of X such that AI intersection AJ is equal to empty and union of AI is equal to X। और यहाँ पे हम कह सकते हैं for all I, और यहाँ पे भी कह सकते हैं for all I। तो इस डेफिनेशन के अंदर भी बिल्कुल वही बात की गई है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के दौरान उसको एक्सप्लेन करते वक्त हमने वो बात की थी कि अगर हमारे पास एक एक्स जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है
यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन के पार्टीशन का मतलब यानी उसके पार्टीशन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पार्टीशन ऑफ X कहलाएगा। और ये जो P होगा वो बेसिकली एक कलेक्शन होता है सबसेट्स ऑफ X, यानी ये जो X के जो सबसेट्स हैं उनका, और उनको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ AI से, यानी X के जो सबसेट्स होंगे वो AI मतलब A1 A2 A3 इस तरह के कुछ सबसेट्स होंगे। तो उन सबसेट्स का जो सेट होगा उसको हम P कह रहे हैं। लेकिन वो जो सबसेट्स होने चाहिए वो किस टाइप के होने चाहिए? तो सबसे पहले है कि उनमें से हर सबसेट दूसरे सबसेट के साथ जो इंटरसेक्शन होगा उसका वो एम्प्टी होना चाहिए, यानी हर सबसेट दूसरे सबसेट के साथ डिसजॉइंट हो। मतलब ये है कि किसी भी सबसेट का दूसरे सबसेट के साथ कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। और दूसरी चीज़, जब हम तमाम सबसेट्स यानी जो भी उस कलेक्शन के अंदर जितने भी सबसेट्स आएंगे उन सबसेट्स का जो यूनियन होगा वो इक्वल होना चाहिए उस सेट के, सेट एक्स के। तो इस तरह के सबसेट्स के कलेक्शन को या इस तरह के सबसेट्स के सेट को हम पार्टीशन कहते हैं। और इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर हम इसी के ऊपर कोई एग्जांपल कंसीडर करें तो इजीली इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट लिया है जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, ABCDNE 5 एलिमेंट्स लिए। तो इसके मैं कुछ सबसेट्स ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ A1, और A1 के अंदर जो है मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ A and B। इसी तरह मैं ले रहा हूँ A2 के अंदर मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ C, और A3 में एक सबसेट ले रहा हूँ जिसके अंदर D and E। तो मैं ये देख सकता हूँ कि A1 A2 A3 इस सेट के ये तीनों ऐसे सबसेट्स हैं कि जिसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। पहली चीज़ कि इन तीनों में से हम चेक कर सकते हैं कि A1 A2 के साथ डिसजॉइंट है, A1 A3 के साथ डिसजॉइंट है, A2 A3 के साथ डिसजॉइंट है। यानी हर सबसेट दूसरे सबसेट के साथ डिसजॉइंट है, यानी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रखता। और दूसरी चीज़, जब हम यूनियन लेते हैं इन सबसेट्स का तो उसका रिजल्ट X ही आता है, यानी वो यूनिवर्सल सेट आता है जिसके हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टीशन हम A की पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो इन सब का यूनियन सेट A के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम A1 A2 और A3 का यूनियन लेंगे तो वो हम देख सकते हैं कि इन तीनों का जो यूनियन होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास A B, इसका एलिमेंट C, इसके दो एलिमेंट्स D and E, और ये बिल्कुल इक्वल हैं सेट A के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन हमारे पास सबसेट्स हैं इन तीनों सबसेट्स के सेट को यानी A1 A2 एंड A3 इन तीनों सबसेट्स के सेट को हम कहते हैं पार्टीशन, या हम इसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ A। ये इस सेट A का एक पार्टीशन है। इसी तरह हम ये बात बताते चलें कि ये सिर्फ एक पार्टीशन है जो हमने यहाँ पे लिखी है, जबकि एक सेट के लिए एक से ज़्यादा पार्टीशंस भी हो सकते हैं। मसलन हम एक और भी पार्टीशन लिख सकते हैं इसी सेट A के लिए, कि जिसमें हम A1 हम ले रहे हैं A C and D, और मैं A2 ले रहा हूँ B and E। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस सेट के दो सबसेट्स कंसीडर करें तो इन दोनों के दरमियान ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। सबसे पहले ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं और इन दोनों का यूनियन A के बराबर भी है। तो मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इन दोनों के कलेक्शन को फिर मैं पार्टीशन कह सकता हूँ। P इज इक्वल टू A1 एंड A2। ये भी एक पार्टीशन है इस A के लिए। इसी तरह हम इससे ज़्यादा पार्टीशंस भी हम बना सकते हैं, यानी एक सेट के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टीशन हो, उसके अंदर एक से ज़्यादा हम उसके लिए पार्टीशंस बना सकते हैं।